हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अपने चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट एंड ट्रेड विद हमा। इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक के संस्करण में हम बात करने वाले हैं मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में, जो कि प्राइमरीली गोल्ड लोन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। हम सब ने मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में का एड वगैरह देखा ही है। और प्राइमरीली गोल्ड लोन क्या होता है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि बैंक गोल्ड को कोलैटरल के रूप में रखता है और बैंक उसके बावजूद इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और लोन देता है। तो आप ये समझिए कि लोन कितना सिक्योर हुआ वो, कि अगर आप उस लोन को देने में नाकाम होते हैं, तो बैंक आपके गिरवी रखी हुई ज्वेलरी का ऑक्शन करके उसका उगाही कर सकता है पैसे का। सो ये टोटली जो ये जो बिज़नेस है ये काफ़ी सेफ है। मणप्पुरम का जो मेन कॉम्पिटिटर है वो मुथूट फाइनेंस है। तो जो गोल्ड लोन का जो बिज़नेस है वो प्राइमरीली आपका अ, इस बेसिस पे डिसाइड होता है। मानिए आपका 1 लाख का आपका ज्वेलरी है। तो 1 लाख का ज्वेलरी के बदले आप 1 लाख रुपए नहीं उठा सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट आता है लोन टू वैल्यू का, एलटीवी का। आपको अधिक से अधिक 75% उसके कोलैटरल वैल्यू का लोन मिल सकता है, जो कि चूँकि अभी गोल्ड महँगा है तो ये अप्रॉक्सिमेटली 64% के लगभग आता है। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, कुछ-कुछ फंडामेंटल्स का देख के हम चलेंगे। लास्ट क्वार्टरली रिपोर्ट का जो भी सारांश है, उस पे हम लोग बात करेंगे। पहला बात, ये जो कंपनी है अपने जो मेन पीयर है अ, उसके मुकाबले काफ़ी सस्ती है। 6 के लगभग इसका चल रहा है आपका पी रेशियो। इस अपने बुक वैल्यू के भी आस-पास ही है। इस क्वार्टर में बुक वैल्यू 119 रिपोर्ट किया गया था। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, पीजी रेशियो 0.4 है। हमने देख लिया है कि पीई का जो ग्रोथ है, वो ईपीएस के ग्रोथ के मुकाबले कम है। तो ये अच्छी बात है कि अभी तक इस कंपनी का री-रेटिंग नहीं हुआ और इसे एक अच्छा पी वैल्यू और जो प्राइस है मार्केट में अभी मिला नहीं है। सेकंड चीज़ जो है, कंपनी का कुछ भी परसेंटेज प्लेज नहीं है। प्रमोटर के पास 35% है। बीच में इस कंपनी के खिलाफ कुछ-कुछ शिकायतें आ रही थी, खास करके इनके प्रमोटर जो वीपी नंद कुमार हैं। ये सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। इनके पिता ने ये कंपनी फाउंड की थी, बट इन्होंने ही इसका कायाकल्प किया है। अब अगर हम क्विकली नोट्स तो हम देखेंगे ही बाद में। इसका जो हम लोग रिजल्ट देखते हैं ऊपर-ऊपर, तो इस क्वार्टर में 498 है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे हाईएस्ट रहा है रिजल्ट आज तक, और रेवेन्यू वाइज़ भी और नेट प्रॉफिट वाइज़ भी। और अगर हम यही देखें कि टीटीएम पिछले 12 महीने में जो ग्रोथ है, वो भी आप मार्च 2021 के तुलना में थोड़ा कम है। बट उस अगर आप उसको इग्नोर करें तो ये एक अच्छा है, अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। नेट प्रॉफिट अपने हाईएस्ट लेवल पे ही है। और अगर यही सेम क्वार्टरली रिजल्ट अगर चारों क्वार्टर में दोहराया गया आने वाले, तो 2000 का लगभग आपका टोटल नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका जो 2000 के हिसाब से जो है मात्र 6 से भी नीचे का आपका पी हो जाएगा। तो काफ़ी लुक्रेटिव इसका पोजीशन है अभी के हिसाब से। हम इसका टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे, बट क्विकली ये समझना चाहेंगे कि ये आगे कैसे हमें प्रॉमिसिंग लग रहा है। ठीक है? तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है, उसका जो रिपोर्ट है हम उसमें चलते हैं और देखते हैं। मैंने इसमें पहले से ही हाइलाइट कर रखा है। इन्होंने एयूएम में, एसेट अंडर मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी में तो ग्रोथ सो ही किया है। इस क्वार्टर में 498 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि ईयर ऑन ईयर 77% का ग्रोथ दिखा रहा है। अगला पॉइंट जो हम देखते हैं कि एयूएम जो है 10,000 करोड़ का हो चुका है, जो कि ईयर और इन ईयर 44% बढ़ा है। और व्हीकल फाइनेंस और होम लोन फाइनेंस में भी इन्होंने अपने आप को ग्रो किया है। व्हीकल फाइनेंस में तो 60% है। सो लॉन्ग टर्म जो इस कंपनी का जो ये फोरकास्टिंग है, ये अपने गोल्ड लोन और बाकी सारे कैटेगरी को 50% लाना चाहते हैं। तो अगर हम इनका जो पीपीटी देखें, तो ये एग्जैक्टली एडवांस मिक्स दिखा रहा है कि लोन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर 1 साल पहले देखें तो गोल्ड लोन का जो हिस्सा था 100 मतलब 100% जो लोन दे रहे हैं ये लोग, उसमें 67% था। इसको इन लोगों ने रिड्यूस करके 56% ले आए हैं। तो जब 50-50 होगा तो वेल डाइवर्सिफाइड होगा। प्राइमरीली ये लोग गोल्ड लोन के बिज़नेस में रहेंगे, बट इस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया है। तो किसी भी मानिए गोल्ड लोन के बिज़नेस पे कोई थ्रेट आता है, जैसे कि नई-नई बैंकिंग जो एसबीआई, कोटक महिंद्रा, इस तरह के बैंक्स हैं, वो भी अब गोल्ड लोन के बिज़नेस में घुस रहे हैं, क्योंकि वो दिख रहा है कि ये काफ़ी अ, प्रॉफिट मेकिंग एक बिज़नेस सेक्टर है। तो वो सभी सभी कंपनियाँ भी, सभी बैंकिंग कंपनीज़ भी इसमें घुसना चाह रही हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जिस तरह का फ़ोरकास्ट कर रहे थे, उसी हिसाब से ये धीरे-धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। जीएनपीए इनका धीरे-धीरे रिड्यूस हो रहा है। इनका एवरेज गोल्ड जो एलटीवी है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे 64% है। तो मतलब आप समझिए कि अगर गोल्ड का प्राइस नीचे भी जाता है, तो भी काफ़ी हद तक इनका जो लोन है, वो उतना क्या बोलते हैं डेंजरस कैटेगरी में नहीं जाएगा कि हाँ भाई एनपीए बन जाएगा। और जनरली जो ये सब जो लोन होता है वो काफ़ी शॉर्ट टेन्योर का होता है, 6 महीने से लेके 2 साल, 3 साल तक का ही होता है। इनका जो मेन एक माइक्रो फाइनेंस का जो बिज़नेस है, जो कि सेकंड नंबर पे आता है गोल्ड गोल्ड लोन के बाद, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, इसका भी जो एयूएम है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप देखिए ईयर ऑन ईयर 45% ग्रो किया है। इसका ये लोग आईपीओ लाने का भी बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आईपीओ आता है तो जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको भी मिलने का चांसेस होता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट या सो
होम लोन, व्हीकल फाइनेंस, इन सब में ये धीरे अपना अपने आप को बढ़ा रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर्स में, अलाइड बिज़नेसेस में भी इनका जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा है धीरे-धीरे। अ, तो ऐसा इन लोगों ने क्यों किया होगा? प्राइमरीली जब वो लोग देखते हैं कि एक थ्रेशोल्ड हिट हो जाता है, उसके बाद अगर गोल्ड लोन का बिज़नेस नहीं बढ़ रहा है, तो और कौन-सी अ, जो सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें ईज़िली ये लोग पेनिट्रेट कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। तो चूँकि इनका जो बिज़नेस प्राइमरीली साउथ इंडिया में फैला हुआ है, कर्नाटका, तमिलनाडु, प्राइमरीली केरला, तो ये देख रहे थे कि और क्या-क्या चीज़ों के लिए लोग लोन लेते हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से इन लोगों ने अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई किया। इनका यील्ड भी 21 से 22% है। काफ़ी सही है। और या दिस इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, और देख लेते हैं, क्विकली ग्लिम्स करते हैं। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 4.4 लाख कस्टमर को ऐड किया है। जस्ट टू ऐड कि इन लोगों के पास 50 लाख लाख अकाउंट्स हैं, ठीक है? जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और इन लोगों ने पिछले क्वार्टर में 30,000 करोड़ का लोन डिसबर्स किया है, ठीक है? जो कि काफ़ी सब्सटैंशियल अमाउंट है। अम, और इनके पास टोटल 50 अप्रॉक्सिमेटली 51 लाख कस्टमर अकाउंट्स हैं, ठीक है? या और अगर हम देखें तो हाँ, ये लोग को पैसे और उठाने की ज़रूरत है एक्सपेंशन के लिए। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग किसी भी कीमत पे अपना स्टेक सेल नहीं करेंगे। मतलब कंपनी को स्टेक सेल नहीं करता अगर प्रमोटर, इसका मतलब है कि वो अपने ग्रोथ देखते हैं। तो वो और ज़्यादा अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाने के फिराक में रहेंगे, रेदर कि वो सेल करके पैसे लाएँ। तो बोल रहे हैं कि हम उधारी का पैसा ले आएँगे, है ना? एनसीडी जनरेट कर लेंगे, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से पैसे ले आएँगे, लेकिन हम स्टेक सेल नहीं करेंगे क्योंकि इनको अपना स्टेक ज़्यादा कीमती लगता है। तो ये एक इंडिकेशन है। ऐसी सॉफ्ट इंडिकेशन आपको चुनना पड़ता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा था इसी कॉन्फ्रेंस कॉल में कि हाँ, एक एक और अच्छा पॉइंट है कि 80% के कस्टमर रिपीट कस्टमर हैं। ये एक अच्छा मेट्रिक है देखने के लिए कि आपका सर्विस कैसा है। सर्विस अच्छा होगा तो ही कस्टमर रिपीट होते हैं। अम, और अगर हम देखें तो आशीर्वाद के बारे में, हाँ, इन लोगों ने पूछा कि ईडी का जो था, एफआईआर इनका क्वॉश हो चुका है, जो कि प्राइमरीली जो प्रेडिकेट जो क्राइम था वो खत्म हो गया है। तो जो ईसीए इनके सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था वो भी क्वैश हो जाएगा। दूसरा बात, जो आरबीआई ने इनके ऊपर जो एक कुछ पेनल्टी लगाया 20 लाख का या कुछ का, वो इसलिए था कि 53 करोड़ का जो पेंडिंग था इनके पास, पैसा इनको लौटाना था। तो जैसे क्या होता है कि जैसे आपने 1 लाख का आपका ज्वेलरी हमारे पास पड़ा हुआ है, आपने उस पे डिफ़ॉल्ट किया, तो हम वो 1 लाख रुपए का ज्वेलरी को हम ऑक्शन करते हैं। अब उस ऑक्शन के बाद हम जो आपको, मानिए 75,000 रुपए हमने आपको लोन दिया था 1 लाख की ज्वेलरी के बदले, हम उसमें से जितना बचा हुआ अमाउंट होगा जो आपने नहीं पे कर पाए आप इंटरेस्ट के साथ, वो हम लेते हैं और बाकी का पैसा हम आपको लौटा देते हैं। तो ये 2014 से लेके अभी तक इतना पैसा बकाया था, क्योंकि जैसे चेक इश्यू हुआ, चेक सेंड किया गया, लेकिन इतना छोटा-छोटा अमाउंट का होता है, इतने सारे कस्टमर्स जो बटे रहते हैं, वो अ, नहीं ले पाते हैं। कई बार प्रवासी मजदूर होते हैं, उनका पता बदल जाता है। मानिए कि जैसे सपोज़ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। बिहार से एक मजदूर केरला गया, कंस्ट्रक्शन कंपनी, केमिकल कंपनी में काम करने, और उस समय उसने लोन लिया, नहीं दे पाया, परिवार में कुछ स्थिति बिगड़ गई, वो वापस चला आया। तो उसका ज्वेलरी बेच के भी अगर वो लोग ले लिए होंगे, वो सोचा होगा कि अब क्या उसमें पड़े, उतना का ही है, इतना तो हम पैसा ले ही चुके थे, और उन लोगों ने उसका ऑक्शन किया। लेकिन बचा हुआ अमाउंट आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से उसको लौटाना होगा कस्टमर को। अब वो नहीं लौटा पा रहे हैं, तो आरबीआई ने जब देखा कि इतने समय तक आपने नहीं लौटाया है, तो आप पे पेनल्टी लगा है, और ये अभी भी इस कोशिश में है, इस प्रयास में है कि वो पैसा लौटे। तो कितना अच्छा बात है। इस केस स्टडी में आपको ये समझ में आता है, सॉरी ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि बिज़नेस कैसे एनालाइज़ किया जाता है, कि आरबीआई जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, कितने अच्छे से पूरे इंडस्ट्री को, बैंकिंग इंडस्ट्री को, फाइनेंशियल इंडस्ट्री को मैनेज कर रही है। हालाँकि एनबीएफसी है, एनबीएफसी पे भी रेगुलेशन आरबीआई का ही होता है। तो काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने क्वार्टरली रिजल्ट में एक्सप्लेन किया है, काफ़ी अच्छा है। और उन्होंने बोला है कि इनका प्रयास है, ये पहले 300 करोड़ का अमाउंट था, बचते-बचते 36 करोड़ का बचा है, 14 साल का अक्यूमुलेटेड अमाउंट है। तो ये इनका भी नीयत साफ़ है, और ये हर बार अपने क्वार्टरली रिपोर्ट में बता ही रहे हैं कि इतना पैसा हमने उसमें से चुका दिया और इतना बचा हुआ है। तो अब हम आते हैं, जो प्रेजेंटेशन इन्होंने दिया था कि कंसोलिडेटेड एयूएम अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 20% बढ़ा है, और जो आपका नेट वर्थ है, अभी ये कंपनी 10,000 करोड़ की है, ये मिलियन रुपीज़ में है, तो आप 10,000 करोड़ का इसका नेट वर्थ है, और 17% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। तो अगर हम क्विकली देखें कि इसका अभी मार्केट कैप क्या है, मार्केट कैप भी अपने नेट वर्थ के अप्रॉक्सिमेटली ही है। तो वापस चलते हैं, और जो इनका जो प्रॉफिट है, वो अगर हम देखें तो 498 करोड़, वो तो हमने स्क्रीनर पे भी देखा था, ये 77% बढ़ा है। और पूरी जो कंपनी है वो वेल ऑइल्ड लग रही है अभी के हिसाब से। और मैं इसमें, हाँ, इसमें इसका जो मुझे एक ड्रॉबैक लगता है वो ये है कि इनका जो सैचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा साउथ की ओर है। 63% साउथ में ही ये लोग डोमिनेटेड हैं। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि अगर ये धीरे-धीरे एक्सपैंड करें, जो कि कर रहे हैं ईस्ट इंडिया में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत में, या फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ भारत में, बाकी सारे क्षेत्रों में अगर ये करें अपना, तो इनका ग्रोथ बढ़ सकता है। तो ये मैंने पैरेलल में मुथूट फाइनेंस का भी स्क्रीनर का साइट पे खोल खोल लिया है कि आप इसका पी देखिए, 14 का है। इनका जो मार्केट कैप है 50 का है, लगभग 4 गुना है।
और इनका पी से डबल है, ठीक है। और अगर आप अब हम क्विकली आते हैं, इनका रिजल्ट देखते हैं, इसका भी क्वार्टरली रिजल्ट, इसका भी क्वार्टरली रिजल्ट। तो जून के क्वार्टर में इन्होंने 2000 करोड़ का सेल किया और इन्होंने 3000 करोड़ का किया, 1.5 गुना। और प्रॉफिट इनका 500 करोड़ है, इनका 1000 करोड़ है, ये डबल है, ठीक है। और इन्होंने साल भर में जो किया है, इन्होंने 11,000 करोड़ का किया है लास्ट 12 मंथ्स में। तो यहाँ पर भी इन्होंने 7,200, मतलब कि लगभग 1.5 गुना ज़्यादा बड़ी सेल किया है मुथूट फिनांस ने। प्रॉफिट की तुलना में अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ पर भी डबल किया है। मतलब इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 45% के लगभग है बिफोर टैक्स, और ये इनका 34%। तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कुछ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हो सकता है ये उतना उस लेवल पे एक्सपैंड नहीं कर रहे हो। बट मेरा जो कहना है कि अगर हम अ, एक वैंटेज पॉइंट मुथूट फिनांस के मतलब सहारे लें, कि जैसे इनका पिछले साल का जो प्रॉफिट था, मतलब से रेवेन्यू था, वो 6,600 करोड़ का था। ऐसा हमारा मुथूट फिनांस का कब था? मान के चलिए 2 साल पहले था, 6,800 करोड़। इनका फ़ायदा लगभग 1,900 करोड़, यही इनका भी था 17-16 के लगभग। हमें यहाँ तक पहुँचने में इनको 4 साल लगा। और अगर उसी हिसाब से अगर आपका मणप्पुरम फाइनेंस भी अगर परफॉर्म करे तो ये भी आराम से मुथूट फाइनेंस को पकड़ सकता है। और मुथूट फाइनेंस उस हिसाब से अभी अगर ये परफॉर्मेंस अगर उसी रफ्तार से दिखाए तो मुथूट फाइनेंस ये जैसा कंपनी बन सकता है। 4 गुने का पोटेंशियल है अगले 4 साल में। 4 साल में अगर आपका पैसा 4 गुना होता है तो यही तो, इसी तरह के तो अपॉर्चुनिटी हम खोजते हैं। और इनके ऊपर जो भी दाग लगा था जिसके कारण इनका प्राइस सडनली 100 के लगभग आ गया था फरवरी के महीने में, तो वो भी सारा एफआईआर वगैरह ईडी का सारा क्वैश हो चुका है। तो वो भी एक अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं इसका चार्ट एनालिसिस पे। क्योंकि समय कम बचा है तो मैंने इसका चार्ट ऑलरेडी बना लिया है। मैं क्विकली पेन से आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर क्या है। ये वाला एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर कॉम्प्लेक्स है, बट रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है। इसका यहाँ से ब्रेकआउट आया और इसको अगर हम जब प्लॉट करते हैं तो इसका आपको टारगेट आता है 171 का। इसके ऊपर जो अगर हम देखें तो अब यहीं पर अगर इसका हम टारगेट देखें, जो कि कप विथ हैंडल पैटर्न बनता है, ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इसका ब्रेकआउट आ गया और ये इसी इसके रास्ते पे भी चल रहा है। तो इसका अगर हम टारगेट देखें तो इसका टारगेट आता है 187। और अगर यहाँ पर देखें जिसका कप तो बन गया है बट अब हैंडल बनने की तैयारी है, तो ये भी आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही बनता है, ऐसे ही काम करता है। यहाँ ऑलरेडी एक हैंडल बन चुका है, फिर से एक हैंडल बनने की तैयारी में है। तो अगर आप इसका टारगेट अगर आप निकालें तो इसका टारगेट आता है लगभग 229 का। और अगर हम इस हिसाब से तीनों टारगेट का परसेंटेज देखें कि क्या परसेंटेज है टोटल, ये देखते हैं। अगर हम ये देखें कि पहला टारगेट जो है वो अभी के प्राइस से 21.59% पे है, दूसरा टारगेट आपका 32.56% पे है, तीसरा टारगेट आपका 62.51% पे है। इसी बीच में आपका लाइफ टाइम हाई भी टच होगा 224 का। तो पी के हिसाब से और ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से तो हमें दिखता है कि 4 गुना होगा। बट अगर सबसे क्या बोले, सबसे अम, कम वाला ही अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो भी इस हिसाब से 20, 36, 32 और 60% का तो आपको ग्रोथ आराम से दिखता है। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इस हिसाब से मुझे ये कंपनी अभी सस्ती भी लगती है। इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कभी भी 5% से ज़्यादा कंपनी नहीं करना चाहिए। मैंने अपने फैमिली के अकाउंट में पैसे लगा रखे हैं, तो मेरा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है इसके बढ़ने में। ये वीडियो कहीं से भी किसी भी प्रकार का सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक बिजनेस एनालिसिस है, रैदर एक स्टॉक रिकमेंडेशन की जगह पे। तो आप भी इस स्टॉक को अपने हिसाब से एनालाइज कीजिएगा और देखिए कि आपको कैसा लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। थैंक यू।